हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने बेसिकली यूनिट 1 में कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी कितने तरीके की होती हैं। शेयर्स के बारे में पढ़ा कि मीनिंग क्या होता है, उनका काइंड्स, इशू, फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा बेसिस। हमने लगभग सारी चीज़ों को कवर अप किया है विथ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। ये सारे के सारे चीज़ें हमने शेयर्स में पढ़े हैं और सारी की सारी चीज़ों की जनरल एंट्री हम लोगों ने देखी और उनके एमसीक्यूज बेसिकली देखे। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कि हम कैसे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं, कैसे हम इनको रिडीम करते हैं, कैसे हम पैसे को वापस करते हैं, कंपनी किस तरीके से पैसे को एज इक्विटी लेती है और फिर किस तरीके से पैसे को वापस करती है। तो आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स की, कि किन किन कंडीशंस पे जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को क्या करती है, रिडेम्पशन करती है, अपने शेयर्स का रिडेम्पशन करती है। तो आई होप कि आप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ से स्टूडेंट्स एमसीक्यू निकल के आता है कि रिडेम्पशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने शेयर्स को ख़रीदा है क्योंकि वहाँ पे प्रेफरेंस पहले दी गए, तो उस प्रेफरेंस से आपने क्या किया है, कैपिटल को जनरेट किया है, इक्विटी आपकी बढ़ी है। अब उन्हीं इक्विटी के बाद अगर आप पेमेंट को उनके वापस करते हैं, रिफंड करते हैं, रीपेमेंट करते हैं, तो ऐसी चीज़ को रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल कहा जाता है, मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स की कई सारी कंडीशंस बेसिकली होती हैं। अगर इन कंडीशंस की बात करें तो इसमें दो तरीके की कंसीडर वो होती है, एक होता है आपका लीगल एस्पेक्ट और एक होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो अभी उन एस्पेक्ट्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात अभी क्या हो रही है कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। तो सर, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बैक टू द शेयर होल्डर्स। जब शेयर होल्डर्स को वो उनकी कैपिटल का हिस्सा वापस कर दिया जाता है तो उसे हम रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडेम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एज पर प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन। रीपेमेंट तब होता है, ये एक ऑब्लिगेशन होता है दोनों के प्रति जब प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें हो गई हो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपको शेयर होल्डर्स को पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। The condition of the issue of preference share include a call provision, that is a contract giving the right to redeem preference share within at the end of the given period of time and agreed price। क्या मतलब हुआ इसका कि बेसिकली जो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप करते हो उसमें सारे के सारे जो है प्रोविजंस, सारी की सारी कॉल, सब कुछ वो होती है, सारी चीज़ें कॉल के बेसिस पे हो जाती हैं। कब? एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मेरी बेसिक बात इसको समझा जाए स्टूडेंट्स, तो रिडेम्पशन हम उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स का कर सकते हैं जो बेसिकली फुल्ली रिसीव्ड हो चुके हों। ये पॉइंट नोट करिएगा आप लोग कि फुल्ली रिसीव्ड हो चुके हों। हम पार्टली चीज़ों का रिडेम्पशन नहीं करेंगे। सपोज दैट अगर मेरे पास एप्लीकेशन मनी मैंने दी, अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल मैंने दी और फाइनल कॉल में पे नहीं कर पाया, तो फर्स्ट कॉल तक जो भी मेरे पास पेमेंट बनी है मैं उन्हीं पेमेंट का रिडेम्पशन करूंगा। उन पेमेंट का रिडेम्पशन नहीं करूंगा जिन पेमेंट्स को मैं कॉल्स इन एरियर के नाम से जान रहा हूँ। ओके, बेसिकली so these shares are issued on the terms that the holders will at some future date be repaid at the time of amount which they invested in the company। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उसी पैसे को शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, रिफंड कर देती है, वापस कर देती है, रिपेड कर देती है। द रिपेड डेट, द रिडेम्पशन डेट इज द मैच्योरिटी डेट। रिडेम्पशन डेट कौन सी डेट होती है? मैच्योरिटी डेट होती है, जो स्पेसिफाई करती है रिपेमेंट टेक्स प्लेस एंड इट्स यूजली प्रिंटेड ऑन द प्रेफरेंशियल शेयर सर्टिफिकेट। जो उस पर डेट कौन सी मेंशन होती है, जो उसके प्रेफरेंशियल शेयर सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, वही मैच्योरिटी डेट होती है। By the process of redemption, a company can also adjust in financial structure, for example, by eliminating preferential shares and replacing those with other security. Future growth of the company makes such advantages।
बेसिकली इसमें क्या मतलब होता है कि इसमें जो भी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं, जो भी आपके शेयर्स होते हैं, वो जब फुल्ली पेड हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, कंपनी रिडेम्पशन कर देती है एक मैच्योरिटी डेट पे। इट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फिनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। ये डल प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर तरीका होता है फाइनेंस को रेज करने का, फंड को रेज करने का। ये बेसिकली क्या होता है, जब कुछ ऐसे भी आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स रिडीम्ड होते हैं, जैसे अब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, या 2 लाख रुपए की मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, 2 लाख रुपए के मेरे पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, 2 ही लाख रुपए के मेरे पास क्या है, डिवेंचर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो 2 लाख के प्रेफरेंशियल शेयर्स, 2 लाख के इक्विटी शेयर्स, 2 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, लायबिलिटीज की 6 लाख रुपीज़। हालांकि डिवेंचर्स इसमें हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन डिवेंचर्स में टोटल कैपिटल हमारी 6 लाख की हो गई, एसेट्स हमारी 6 लाख की हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये उन चीज़ों को बेसिकली करते हैं कि अगर आपके पास मीट करने का है कि आदमी क्या करता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा देता है, फिर इक्विटी को देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी का नियम है वो ये कहती है कि आप अपने पैसे का भुगतान पहले डिवेंचर्स होल्डर्स का करें, उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर्स का करें, उसके बाद इक्विटी होल्डर्स का करें। तो अगर इसमें कोई इफेक्शन आता है या कोई दिक्कत होती है, तो जो हमारा एथिकल नियम है वो ये कहता है कि आप किसी भी तरीके का रिजर्व, आप किसी भी तरीके का सरप्लस या किसी भी नई तरीके की कैपिटल को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में और उससे उस चीज़ का पेमेंट कर दें। तो ऐसे पेमेंट को हम रिडेम्पशन के तौर पे इजीली वो कर देते हैं, ताकि हमारी फंड का बैकअप जो होता है वो मेंटेन रहता है। अगर आपके ऊपर 3 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना है और आपके पास 3 लाख की एसेट है, तो आप इजीली उसको रिडेम्पशन कर सकते हो। लेकिन 3 लाख के पेमेंट पे 2,80,000 का अगर पेमेंट है तो रिडेम्पशन करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उसकी आउट ऑफ कैपिटल हमारे पास उतना बजट नहीं है, यानी कि हमको कोई नई चीज इश्यू करनी पड़ेगी मार्केट में या कोई फ्रेश शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे मार्केट में, तो हम उसकी कैपिटल से हम इसका पेमेंट का रिडेम्पशन कर सकते हैं। इसके भी बेसिकली एक दो तरीके होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम रिडेम्पशन करते हैं कैपिटल का। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सरप्लस की बात हो गई, सरप्लस ऑफ ए कैपिटल के थ्रू हम इसको रिडीम कर सकते हैं। ऑल द प्रेफरेंशियल शेयर्स इशूड आफ्टर 15 जून 1988 हैव टू बी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जितने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू हुए हैं कब, 15 जून 1988 के बाद, हैव टू बी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, उनको क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा एज ए प्रेफरेंशियल शेयर्स। एट प्रेजेंट एनी प्रेफरेंशियल शेयर इशूड बाय एनी कंपनी are required to be redeemable within maximum period of 20 years of the date of issue। आपने जिस डेट पे जो चीज़ इशू की है उससे मैक्सिमम पीरियड कितना है, 20 ईयर्स का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको रिडेम्पशन का मतलब समझ में आ गया कि रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किन किन तरीके से करेंगे वो हम लोग आगे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देखेंगे और अभी इसमें थ्योरेटिकल भी समझेंगे। ओके, अब बात करें स्टूडेंट्स कि कैसे हम रिडेम्पशन करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं रिडेम्पशन के लिए, हम किन किन तरीके से रिडेम्पशन करते हैं, कैसे हम उसको करते हैं। तो बेसिकली आप तभी रिडेम्पशन कर सकते हो जब आपकी कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज, जब आपकी कंपनी मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपकी कंपनी बेसिकली तभी रिडेम्पशन कर सकते हो जब उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल किसमें ऑथोराइज्ड हो, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा पॉइंट, नो सच शेयर्स शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। मैंने जैसे कि बताया आपको कि जब तक कि पेमेंट फुल्ली पेड अप नहीं होगा तब तक कि आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर 1 लाख के शेयर्स हैं और 80,000 की उसमें कैपिटल को उसने पे कर दिया, फाइनल कॉल ऐसा है जो 200 शेयर्स नहीं दे पाए, 2,000 नहीं दे पाए, तो ऐसे के केस में जितना पेमेंट उसने किया है उतने कैपिटल को हम रिडीम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इफ shareholder does not pay the arrear then the shares may be forfeited and reissued। अगर कोई भी शेयर होल्डर, जैसे कि नॉर्मल एंट्री आप करते भी थे, अगर कोई भी शेयर होल्डर आपका पैसा एरियर का नहीं देता है या शेयर्स का पैसा नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है, उसको फॉरफिट कर सकती है और उसका दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। और जब रीइश्यू हो जाए शेयर्स, उसके बाद आपका पेमेंट पूरा हो जाए, मीन्स फुल्ली पेड अप हो जाए, तब उस कंपनी क्या करती है, उस कंपनी के शेयर्स को, प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, रिडीम कर सकती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं
मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन की, कि किस किस तरीके से मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। अब मैं अगर बेसिकली बात करूं तो मैं दो तरीके से बात करता हूं इसमें कि रिडेम्पशन को किस किस तरीके से प्रेफरेंशियल शेयर्स में करते हैं। पहले अगर बात करें लीगल एस्पेक्ट की, तो लीगल एस्पेक्ट में दो तरीके से हम काम करते हैं। क्या किस तरीके से करते हैं? एक हम तरीके से करते हैं कि कैपिटल के फॉर्मेट में, एक हम करते हैं प्रॉफिट के फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या, अगर आपके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के थ्रू अगर आप किसी भी एसेट्स को वैल्यूड करके उसका रिडेम्पशन करा रहे हो तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट का मार्जिन होगा। अगर आप किसी कैपिटल के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला ही पॉइंट लिखा हुआ, प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी रिडीम्ड आइदर एट ए पार और एट ए प्रीमियम। आपके जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो रिडीम्ड है किस पे, पार पे या प्रीमियम पे, ठीक है सर, नॉमिनल वैल्यू पे। तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास हमको किसी का पेमेंट करना है या रिडेम्पशन करना है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल है उससे हम ना करके हम क्या करें, दोबारा से हमने कुछ नंबर ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर दिए। याद रखिएगा, डिबेंचर इशू नहीं होना, इसमें कोई लोन नहीं दे रहा है, मैंने क्या किए, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर दिए। अब जब मैंने शेयर्स को फ्रेश इशू कर दिए तो ऐसी केस में क्या होगा, मैं अपने दूसरे जो मुझे पेमेंट करना होगा मैं उनको रिडीम कर सकता हूं। मैं आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ उस कैपिटल जा करके मैं उस चीज का पेमेंट कर सकता हूं। तो ये किस तरीके से हो सकता है, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलेंट कस्टम्स। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मीन एनी क्लास ऑफ शेयर्स सच एज इक्विटी, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स हो या आपके कोई भी शेयर्स हो जो इशू एज पर द कन्वीनियंट कंपनी कंसर्न। अगर आपके कंपनी कंसर्न से इशू हुए हैं तो आप उसके शेयर्स को उनके थ्रू रिडेम्पशन कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स डिपेंड अपॉन द मोड इशू फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स इसके हैं, क्या, अगर फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड एट पार अमाउंट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसी से फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आप उतने के ही पार का, 10 लाख की चीज़ 10 ही लाख पे इशू हुई तो आप उतने से ही उसका रिडेम्पशन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है 10 लाख की चीज़ जो है 12 लाख पे हो गई, आउट ऑफ मीन्स मेरा प्रॉफिट हुआ 6 लाख का या 7 लाख का, कैपिटल हो गई 4 लाख की, तो टोटल कितना बन गया, 7 4 11 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए बढ़ गया ये मेरा क्या हो गया, आप प्रीमियम पे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रीमियम से के होने पे ही रिडेम्पशन हो, आप नॉर्मल पे पार पे भी कर सकते हो और प्रीमियम से भी आप अपने शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हो। किसका, प्रेफरेंशियल शेयर्स का। इफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड हुए हैं, देन अमाउंट मीन सच अमाउंट विच रिलेट्स टू द शेयर कैपिटल और ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और उसकी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कैन नॉट बी रिसीव्ड यूज टू रिडीम प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये बेसिकली अगर सेक्शन 78 की स्टूडेंट्स बात करें कंपनी एक्ट की, तो उसमें बताया गया है कि जो अमाउंट, अगर कोई भी शेयर कैपिटल का है जो शेयर कैपिटल से ले मतलब प्रीमियम पे इशू सिक्योरिटी प्रीमियम पे हुआ है, तो वो रिसीव्ड कैन नॉट रिसीव्ड टू बी यूज्ड एज ए रिडीम्ड ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कुछ मेरे प्रॉफिट रखे हुए हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी ने क्या किया, उस प्रॉफिट से कुछ जनरल रिजर्व रख लिया, कुछ क्रेडिट बैलेंस अपने पास रख लिया, कुछ डिविडेंड अपने पास रख लिया, या कुछ ऐसा फंड रख लिया जो रिजर्व के तौर पर रख लिया। अब मुझे 3 लाख की पेमेंट अगर करनी है, रिडीम करना है, तो मैं इस आउट ऑफ प्रॉफिट से जा करके इस प्रॉफिट से मैं अपने शेयर्स को क्या कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ, उन शेयर्स का पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन शेयर्स को बेचूंगा, उन पेमेंट्स को कर दूंगा। अगर मैं प्रॉपर अपने बैलेंस बैंक बैलेंस को बेच दूंगा तो मेरी जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब मेरा टोटल पेमेंट वहां पे वर्थ की जो कैपिटल होगी वो वर्थ वहां पे नहीं देगी। इसलिए रिडेम्पशन हमको कैसे करना होगा, हम आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व बना लिया, क्रेडिट रिजर्व बना लिया। अभी जब हम लोग बैलेंस शीट स्टूडेंट्स बनाएंगे तो उसमें रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। एक्सेसिव रिक्वायरमेंट, कंटिजेंसी रिजर्व बना लिया, कोई टैक्सेशन एक्सेस हो गया या स्टेचुरी रिक्वायरमेंट बना दिया, तो इससे क्या होता है, हम फेस वैल्यू पे शेयर्स को रिडीम्ड कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट। बेसिकली आउट ऑफ प्रॉफिट में वही चीज़ें हम लेते हैं जो चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, और डिस्ट्रीब्यूट हमारी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, ये सारी चीज़ें। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। मैंने बताया प्रॉफिट के थ्रू और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू आप कैपिटल को, शेयर कैपिटल को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है सर। कैलकुलेशन कैसे करते हैं मिनिमम फ्रेश वैल्यू ऑफ शेयर्स की। अगर किसी कंपनी ने मिनिमम फ्रेश वैल्यू ऑफ शेयर्स उतारे हैं, मैंने बार बार कहा, ध्यान रखिएगा, डिबेंचर्स को नहीं इशू कर सकते हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम रिडेम्पशन के तौर पे किस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन को करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फेस वैल्यू
या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी रिडीम्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व सरप्लस अवेल फॉर रिडम्पशन। आप जब नॉमिनल वैल्यू पे प्रेफरेंशियल शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं तो किस पे करेंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस होगा। आपको 6 लाख की करनी है तो 6 लाख से ऊपर वाले की ही जितना भी रिजर्व होगा हम उससे उस वैल्यू को रिडीम कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम प्रोसीड्स टू कंप्लाई विद सेक्शन 55 अपॉन प्रोसीड ऑफ 1 शेयर। ये बेसिकली क्या है, इसमें ये बताया गया कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर एज पर कैलकुलेटेड नीड टू बी एडजस्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। फर्स्टली शेयर फ्रैक्शंस कैन नॉट बी इशूड। पहले क्या है कि शेयर फ्रैक्शन कैन नॉट बी इशूड इफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर एज पर 3 इंक्लूड्स अ फ्रैक्शन। अगर सेक्शन 3 के हिसाब से आपके जो शेयर फ्रैक्शन है वो इशू हो जाते हैं तब क्या होगा, इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट हायर फिगर। आप हायर फिगर के थ्रू ही आप क्या करोगे, इनका रिडम्पशन कराओगे। बेसिकली इनके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हैं। ये ट्रीटमेंट्स हम लोग अभी जनरल एंट्री के फॉर्म में देखे ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में भी करेंगे। क्या ट्रीटमेंट है, जब आप रिडम्पशन की अमाउंट को पे करते हैं, जब आप रिडम्पशन की अमाउंट को पे करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी नॉमिनल वैल्यू जो होती है बेसिकली वो डेबिट हो जाती है और प्रीमियम आपका डेबिट हो जाता है। जैसे इसमें क्या एंट्री की गई, नॉमिनल वैल्यू जो आपकी प्रेफरेंशियल कैपिटल है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप अगर उसको प्रीमियम पे किए हैं, रिडेम्पशन करे हैं, मतलब एक्सेसिव उस पर किए हैं, तो प्रीमियम मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो किसके खाते में चला जाएगा, टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, फिर से मैं पढ़े दे रहा हूँ। फॉर द अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। ओके, व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिडम्पशन या फिर प्रॉफिट के थ्रू किया है, तब क्या होगा, आपने जो भी रिजर्व अपने पास रखा है, जो भी सरप्लस रखा हुआ है, जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। वो चाहे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो, एनी रेवेन्यू रिजर्व, जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, ऐसे चीज़ों को डेबिट करके आप कैपिटल रिडेम्पशन को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अभी आपने ऊपर जो है कैपिटल रिडेम्पशन को किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई नए फ्रेश इक्विटी शेयर्स करें जिससे आपको रिडीम करना है, कोई नया अमाउंट आपने किया जिससे आपको पेमेंट करना है, तो उसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक की हेल्प से ही आप शेयर्स को इशू करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बैंक में क्या होता है, इंक्रीज होना वैल्यू उसकी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम बैंक को डेबिट करते हैं। बैंक को अगर आप डेबिट करोगे तो ये भी क्लियर होता है कि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो एट पार किए हैं कि एट प्रीमियम किए हैं, तो किस बेसिस पे किए हैं और किस तरीके के शेयर्स को आपने इशू किया है। या तो आप इक्विटी शेयर को इशू करोगे या स्टूडेंट्स आप कैपिटल प्रेफरेंशियल शेयर्स को वो करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर सकते हैं, अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू शेयर्स करने पे है तो। अदरवाइज एट पार पे भी आप इसको रिडीम कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रीमियम को एडजस्ट किया है रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, तब क्या करेंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम को अभी आपने जैसे क्रेडिट किया हुआ है ऊपर, फिर आप करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस को करके आए हैं, टू प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। आप उनके प्रीमियम जो भी होगा, जो अमाउंट होगा, वो प्रीमियम आप पे कर दोगे किस अकाउंट में, रिडेम्पशन अकाउंट में। आई होप आपको जनरल एंट्री बहुत ही इजीली समझ में आ रही होंगी। इसमें करना स्टूडेंट कुछ नहीं होता, बस ये देखना होता है कि हम किस किस तरीके से आप जो है अपने शेयर होल्डर्स का पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। वो चाहे आउट ऑफ कैपिटल करें, वो चाहे आप आउट ऑफ प्रॉफिट जा करके करें, वो चाहे आप किसी भी शेयर्स को नए तरीके से इशू करके करें, या एमओए के जो भी गाइडलाइंस है एओए के हैं उनके तहत आप करें। बस कुल मिला के आपका ये होना चाहिए कि जो पेमेंट आपको शेयर होल्डर्स को देना है, जो उस शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे थे, आप उसको किस तरीके से आप उनका पेमेंट का भुगतान एज ए रिडेम्पशन के तौर पे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आपको बता दें जो बोनस शेयर्स के लिए है, फॉर ट्रांसफरिंग द बोनस अकाउंट, अगर आपको बोनस का अकाउंट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप बोनस इशू कैसे करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो भी बोनस शेयर होल्डर्स को मिला है उसको आप डेबिट कर दोगे, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उतने की इक्विटी आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर आपको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को कर देना है तो क्या होगा, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी अमाउंट पेड होना है वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को बैंक के थ्रू अकाउंट पेड हो जाएगा। बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया तो उनको पेमेंट मिल जाएगा। ओके, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, सम टाइम प्रेफरेंशियल शेयर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टेड इनटू सम अदर टाइप ऑफ शेयर। कभी कभी प्रेफरेंशियल शेयर्स को हम इक्विटी कर लेते हैं या प्रेफरेंशियल शेयर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी नई शेयर कैपिटल मेरी जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं,
क्रेडिट कर देते हैं और इसमें नो अमाउंट इज नीडेड टू क्रिएट अ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे किसी भी तरीके की कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली क्लियर हो गया हो कि रिडेम्पशन किस किस तरीके से हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का करते हैं। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हैं, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए, उसको हम लोग जो है बोर्ड पे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि रिडेम्पशन किस किस तरीके से होता है, रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल शेयर्स का कैसे होता है, और रिडेम्पशन में हम लोग किस किस तरीके से चीज़ों को वो करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लीजिए, अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्लास क्लियर समझ में आ गया हो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।